नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अरावली की हिफाजत और परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर अपने पहले के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होनी है, लेकिन तब तक खनन भी नहीं होगा, यह भी साफ हो चुका है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए और यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। वहीं कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों यानी कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को माना था, जिसमें कहा गया था कि अरावली के आसपास स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची जो भी पहाड़ियां होंगी उसे ही अरावली हिल माना जाएगा, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ। और अब यह सवाल उठता है कि आज के फैसले से क्या अरावली पर कमेटी सच सामने लाएगी या मामला और भी ज्यादा उलझेगा। इन्हीं सवालों के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं राजनीतिक हलकों में जो बयानबाजी काफी ज्यादा शोर मचा रही है, जरा वो बयान आपको सुनाते हैं। अरावली में जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी और बनरलाल सरकार ने की, उसे किसी ने नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट, उनके द्वारा अरावली बचाने के लिए, हरियाली को बचाने के लिए, पर्वतमाला को बचाने के लिए और हमारी जो वर्तमान में परिस्थिति उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेप्स लिए गए हैं, सभी कलेक्टर को आदेश दिया गया है अरावली में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, जो नियमित खनन है उसके अलावा किसी तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से अरावली के बचाव में, हरियाली के बचाव में। ये पहली सरकार है जिसके काल में हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है, घटा नहीं है। हम अरावली के संरक्षण के लिए कृत संकल्प थे, है और रहेंगे। अरावली का कितना बड़ा महत्व है और आपने आनंद फानंद के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको खत्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आज आधी समस्या उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से जो अरावली को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ सोशल मीडिया से जब ये लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद राजनीतिक रूप से इस मामले को लेकर राजस्थान की सरकार को जमकर के घेरा जाता है। न सिर्फ राजस्थान की सरकार बल्कि केंद्र पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। अब मसला यह कि अरावली पर जब माइनिंग को पहले से ही रोका जा चुका है तो आखिर इसको लेकर के हंगामा क्यों उठ रहा है। दरअसल 100 मीटर ऊंचाई वाली जो पहाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, इसके कुछ तकनीकी पहलू हैं और आज कोर्ट ने इस मामले को लेकर के क्या टिप्पणी की है, जरा इन तमाम चीजों को जरा इस आज की इस चर्चा में समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ जयपुर से रिटायर्ड एडिशनल एसपी राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पर्यावरणविद मनु सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मनु जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही खान और भू विज्ञान राजस्थान के पूर्व डायरेक्टर दीपक तंवर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और मैं शुरुआत दीपक जी आपसे ही कर रहा हूं। दीपक सर, बहुत सारी चीजें इस पूरे घटनाक्रम के अंदर देखी गई, सियासत खूब हुई, खूब शोर हुआ, ये सब ने देखा भी है और इसको लेकर के अभी भी तपिश दिखाई दे रही है। लेकिन पहले जो चीजें सामने आई थी, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको आधार मान करके कोर्ट ने जब ये तय कर दिया था और ऊंचाई का हिसाब भी तय कर दिया, तो आज जब टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने ही फैसले को यूटर्न लेना पड़ा। ये क्या चीजें बताती हैं। और इसमें यह भी साफ हो रहा है कि 4 स्टेट जिनसे कहा गया है कि भाई आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये प्रकरण बहुत पुराना चल रहा है। ये 2002 से प्रकरण चल रहा है और 2002 से लेके अभी तक 2025 आ गए, 23 साल में इसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। और बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक माउंटेन रेंज है। अरावली इज नॉट ए हिल। ऐसे इंडिया में 7 माउंटेन रेंज है और
जो भी मिनरल डेवलप होता है वो माउंटेन के साथ ही एक फॉर्मेशन है, मैग्मा के कारण वो माउंटेन बनता है, और मैग्मा के अंदर ही सारे आपके बेस मेटल है, मेटेलिक मिनरल्स है, वो सारे पाए जाते हैं। तो दोनों हमारे लिए एनवायरनमेंट भी इक्वल इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने और अभी जो कमेटी ने तय किया है, ये राजस्थान ने 2003 के अंदर ही एक हाई लेवल की कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी द्वारा ये रिचर्ड मर्फी का लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन था 68 का, 1968 का, उसमें 3 फीचर थे। उसमें हिल को डिफाइन करने के लिए किया। अरावली इज वेल नोन टू एवरीबडी, देयर इज नो नीड टू डिफाइन अरावली एट ऑल। ये हिल की परिभाषा है, और हिल की परिभाषा भी इसको गलत सेंस में लिया जा रहा है। इसका जो रिचर्ड मर्फी का था कि वो लोकल जो मीन सी लेवल है, सपोज करो किसी पर्टिकुलर एरिया का मीन सी लेवल 220 है, हाँ। तो उसके ऊपर 100 अगर ऊपर होगा तो वो हिल को मान के उन्होंने एक रास्ता निकाला था। अच्छा दीपक सर, और बहुत सारे वैसे भ्रम हैं, देखा ये बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं। एक तो ऊंचाई वाला जो हिस्सा है जिसके बारे में आप बता भी रहे हैं, तो ये माना कैसे जाएगा? जी। ये भूतल से माना जाएगा? जितना फैलाव है, जितनी चौड़ाई है, भाई जिस हिस्से में फैली हुई है, क्या वहां तक उसकी लंबाई को मापा जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा? बिल्कुल सही है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के डीनोवो डेफिनेशन तैयार की हमने, सबसे पहले किया था। जीएसआई को पूछा था, एफएसआई को पूछा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा था, लेकिन कहीं से भी कोई डेफिनेशन नहीं थी। हमने डीनोवो डेफिनेशन 1/9/2006 को तैयार करके सर्कुलेट किया, और उसी के अनुसार हम पालना कर रहे हैं। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ हिल। हिल इज मेजर्ड बाय द मीन सी लेवल एंड इट इज कॉल्ड एलिवेशन, नॉट द एल्टीट्यूड और हाइट। तो ठीक है। एलिवेशन जो है वो मीन सी लेवल से काउंट होता है, लेकिन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ हिल आपका लोकल रिलीफ कितना है। अगर सपोज करो आप जहां पे पहाड़ी पे है उसका लोकल ग्राउंड लेवल ही 500 MSL पे है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हिल हो गई। उसके ऊपर अगर 100 मीटर ऊपर है तो वो जो 100 मीटर का कैप है वो उसके ऊपर लागू होगा। हमने ये कहा था, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और जो अभी एक्सपर्ट कमेटी ने भी उसी व्यू में लिया है। इसका इंटरप्रिटेशन लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, लोग और इंटरप्रेट राजस्थान के गलत कर रहे हैं, इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है, ये आपका मानना है? राजनीति अच्छा, लेकिन दीपक सर, इसमें Only- इसमें जो राजनीति हो रही है, अगर राजनीति जी ना सर। हो तो क्या ये 100 मीटर की जो ऊंचाई और ये जो दायरे की बात की जा रही है, क्या ये सही है? और क्या पहाड़ी की परिभाषा उसकी ऊंचाई से तय करना, क्योंकि अब इसको भी सवाल के घेरे में लाया जा रहा है कि भाई आपने पहाड़ी की जो ऊंचाई तय कर दी और उसके ऊपर या उससे नीचे होती है, कितनी पहाड़ियां जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है उस स्तर पर आकर के नीचे कम हो जाती हैं, तो क्या वो अरावली काउंट नहीं होगी? और उसके बाद क्या दोहन नहीं होगा? दो चीजें हैं इसके अंदर। आपका बहुत अच्छा और सारगर्भित प्रश्न है, इससे जनता की भ्रांतियां दूर होगी। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन हिल की है, जबकि अरावली इज ए माउंटेन रेंज। उसके अंदर हिल भी है, डिप्रेशन भी है, लो लाइंग लैंड भी है, हाई टेबल लैंड भी है, और माउंटेन भी है। तो हिल के अंदर अपने दिया ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट में जो TN गोदावर्मन की जो एप्लीकेशन लगी थी, और उसके बाद में जो कंटेम्प्ट पिटीशन लगी थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा में, उसमें वर्ड आया था अरावली हिल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिल। और हिल को भी लोकल कंटूर अगर 500 है और उस पहाड़ी पे आसपास की सराउंडिंग में विसिनिटी में जो टोपो शीट पे देख सकते हैं, वो TI पॉइंट बोलते हैं उसको। उस अगर वो TI पॉइंट सपोज 550 मीटर है तो भी वो अरावली हिल काउंट कहलाएगी। अगर 300 मीटर पे पहाड़ भी होगी अगर, तो भी वो जो हाईएस्ट उस पे एलिवेशन है और जो लोएस्ट एलिवेशन है उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए 100 मीटर। इस चीज को लोग बाग उसको भ्रांति फैला रहे हैं। आसपास की 500 मीटर 1000 मीटर की विसिनिटी में अगर कोई पीक है, अरावली मीन्स, अरावली का जो संस्कृत वर्ड से बना है अरा एंड वली। वली मतलब सीरीज, चेन, माउंटेन चेन, एंड अरा मतलब पीक्स। तो ये ओरिजिनली इट वाज पीक्स मोर हायर देन द हिमालयाज, ठीक है। बट बाय द टाइम इट हैज डिटीरियोरेटेड एंड कम टू डाउन। बट हमने जो क्राइटेरिया लिया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने और जो एक्सपर्ट कमेटी ने लिया है वो ये है कि उस विसिनिटी में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसके बीच 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ये बहुत रेयर चांस है। और दूसरा, हमारे यहाँ 94% लैंड जो अरावली हिल में आ रहा है 42,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 34,000 वर्ग किलोमीटर
मैं या तो नेशनल पार्क है या गेम सेंचुरी है या इको सेंसिटिव जोन है या कंजर्वेशन रिजर्व है या प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट है, दैट इज नो गो जोन। ठीक है, सो नो गो जोन में हम माइनिंग कर ही नहीं सकते, कर ही उसकी नहीं 1 सकते। किलोमीटर की परिधि में भी नहीं। तो ये सिर्फ भ्रम और इसमें नेशनल ज्यादा बन पॉलिसी- रहा है। और इसलिए सर, इसलिए जी। मैं दीपक जी, हमने आपको इसलिए इस कार्यक्रम में जोड़ा, और भ्रांतियां दूर हों, ये जो भ्रम के बादल हैं उनको थोड़ा सा हटा करके जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और इस जी। पर जो भी तथ्य हैं या जो पहलू हैं उस पर हम बात कर सके। मैं बस सर वापस लौटूंगा आपके पास कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जी जी है ना। मैं लेकिन इसमें राजेंद्र जी को सर। जोड़ रहा हूं। राजेंद्र जी, एक सवाल इसमें यहां पर यह बन रहा है सर कि ठीक है, अब ऊंचाई वाला विषय थोड़ा सा अलग कर देते हैं, लेकिन विपक्षी खेमा और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें आपने, ठीक है, माइनिंग तो बहुत पहले से बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर खनन हो रहा है। अवैध खनन को कैसे रोका जाएगा? उसको रोकने के लिए कौन है फिर? नहीं, देखिए सर, शुभेंद्र जी, रोकने के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट भी है। वन एक्चुअल में क्या हो रहा है, अवैध खनन कहाँ हो रहा है? अवैध खनन हो रहा है, जैसे आपने बताया, वन विभाग की जमीन पे, राजस्व की जो गोचर हैं उन विभागों के जो सरकारी भूमियां हैं उन पर ही अवैध खनन हो रहा है। उनको रोकने के लिए वो डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, वन विभाग है, खनन विभाग भी कई बार ये कहता है साहब ये हमारी उसमें नहीं है, हमने जो पट्टे दिए हम तो उसको कर रहे हैं। राजस्व कहता है, एक्चुअल में कई बार विवाद पुलिस के पास ऐसे आ जाते हैं कि ये खनन किस लैंड पे हो रहा है। राजस्व कहता है इसमें मेरा मैटर नहीं है, वन विभाग कहता है ये हमारे वन में नहीं है। खनन विभाग फिर इस बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट राय नहीं देता। पुलिस के बाद कई बार ऐसी रिपोर्टें आई हैं, हम भी रहे, मैं दौसा रहा, सवाई माधोपुर में रहा, तो वहां उस समय ये जब खनन की जब रिपोर्ट, करौली का देखिए आप, करौली में इतने अवैध खनन होते, छोटे छोटे जगह पे जो वन विभाग की जमीनें हैं, हम वहां से पकड़ते, हम वन विभाग वालों को आके पूछते साहब ये खनन जिस जगह हो रहा है किसका है? वो कहते साहब हमारा नहीं है सर, ये यहाँ से आपको जो नहीं, जहां पर पटवारी लैंड एक्ट डिस्प्यूट के ज्यादा है बारे ना, में जहां बताइए। आइडेंटिफाई नहीं है, मुझे लगता है कि वहां पर ज्यादा दिक्कतें आती हैं। भाई एक विभाग वहीं दूसरे ज्यादा विभाग के दिक्कत ऊपर ये आती माथा है। फोड़ देता है कि भाई हमारे अंदर तो नहीं है, या आप देखिए जी। तो वहां पर आकर के इसका छोटे छोटे लूप होल हैं, इन्हीं का फायदा ये खनन माफिया उठाते हैं। मैं इसमें मनु जी को भी जी जोड़ रहा हूं। बिल्कुल, ये उस जगह का सबसे हाँ। ज्यादा वहीं, हाँ। और इन आपसी डिस्प्यूट के कारण हाँ। ये सबसे ज्यादा फायदा लोग ये उठाते हैं। ठीक है। और मैंने ये देखा है जहाँ नियमित खनन है, नियमित खनन वाले अपने रवन्ना इन अवैध खनन वालों को दे देते हैं कि ये आप ले जाइए, कहीं कोई पुलिस पकड़े तो आप ये रवन्ना दिखा दीजिए। तो अधिकतर क्या करते हैं, अवैध खनन होती है, इसको नहीं, जो इसमें और नियमित सख्ती लाने खनन की भी वाले जरूरत हैं, है। इसमें राजेंद्र सर एक और भी बात है भाई, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, एक तो खनन किया गया वो गलत, दूसरा उसका जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दूसरा पहलू वो है, और उस पर क्या कार्रवाई होती है, कितने सख्त नियम है, बात उसको लेकर के भी है। मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं, मैं मनु जी को भी जोड़ रहा हूं। मनु जी, इसमें अब अलग अलग चीजें हैं। आज कोर्ट के इस टिप्पणी को लेकर के संतुष्ट हैं आप? जी, काफी हद तक संतुष्ट हूँ। और मैं जो दीपक तंवर जी आदरणीय और राजेंद्र जी ने जो भी ये सारगर्भित विवेचना करी है, मैं उससे भी संतुष्ट हूँ। हमें विशेषज्ञों से इसमें कोई ना कभी कोई झगड़ा था, ना कभी रहेगा। देखिए दिक्कत कहाँ थी उसको समझिए। देश में, और ये राजस्थान की बात नहीं है, जहां भी खनन हम अलाउ करते हैं वहां पे अगर सरकार कहती है कि आप 1 फीट का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वहां पे 10 फीट का हो जाता है। ठीक है, उसी की आड़ में खनन माफिया। और राजस्थान का तो हाल मैं आपको क्या बताऊं, बजरी का आप खनन का देखें तो आप ही ने शायद डिबेट ऑर्गेनाइज करी थी 2 साल पहले, बाघिन की हत्या सरिस्का के कोर रीजन में ब्लास्टिंग से हो गई थी। तो जो हमें परेशानी है वो ये है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, जो इस समय पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, वो चल ही जो ये अवैध माफिया रहा है उसकी बदौलत रहा है। ठीक है, तो हमें असली परेशानी ये है। और ये कह देना, जैसे हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी कह दिया था कि 1.9% उनके जो सेकेंडरी इंपैक्ट्स होते हैं, खासकर ये जब खनन होता है और उसके बाद जो इलीगल खनन होता है, क्योंकि डेफिनेशन तो मुझे पता ही है, मैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा से पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं और हमारी ही पेटिशन थी जिसपे डेफिनेशन हुई थी। तो ये कह देना कि हम इतने कम एरिया में होती है, ऐसे तो फिर कूड़े के पहाड़ तो 0.0073% पे हैं दिल्ली में। इसका जो सेकेंडरी इंपैक्ट होता है, जो ब्लास्टिंग का इंपैक्ट होता है, एक चीज थोड़ा सा ये और क्लियर कीजिए मनु जी, जो पर्यावरणविद हैं या जो एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इस मामले को लेकर के झंडा बुलंद किए हुए थे,
उनका इशू किस बात को लेकर है कि पहाड़ी की ऊंचाई को लेकर के जो तय कर दी सीमा, सवाल उसको लेकर के था या अवैध खनन को लेकर के है? ये मैं वैसा एक्टिविस्ट मॉडल में एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूं कि कोई भी अगर विकास की बात हो रही है तो उसका विरोध होना चाहिए। मेरा ये है कि जो भी आप कर रहे हैं पहले उसको वैज्ञानिक रूप से उसका चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और फिर उसका क्रियान्वयन जो सरकार का काम है, ठीक है, जो सरकार का काम है वो क्रियान्वयन जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही तरीके से हो। अगर वैसे होता है तो खनन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं ठीक है। अगर वो कोर्ट में आज क्या हुआ उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मनु जी एक सवाल और, आपको लगता है कि जो अभी विवाद चल रहा है इस पर राजनीति ज्यादा हुई है? र्यूमर फैला दिए गए, कुछ अलग अलग चीजें बना दी गई, ये ज्यादा हुआ? दोनों तरफ से हुआ। मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों तरफ से हुआ। एक तरफ से ये भी हुआ कि ज्यादा डर और भय का माहौल क्रिएट करा गया और दूसरी तरफ से भी इसको बहुत ही फिजूल तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। बातें मानी ही नहीं गई इलीगल माइनिंग की और इस सब की। भाई हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं, ये वो इलाका है जहां कई बड़े लेवल के अधिकारियों को माफिया ने खुद मार दिया है और बहुत ही खतरनाक है। वहां पर बजरी माफिया हो या खनन माफिया, बहुत खतरनाक स्थिति थी। मेरे ऊपर 2-3 बार हमला हुआ था जब मैं वहां गया था। जब आपको याद हो स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था आज से 2 वर्ष पहले, तब 2 बार हमला हुआ था हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से राजनीति हुई है और दिक्कत यही है कि राजनीति में जो असली मुद्दा है वो कहीं खो जाता है। ना विशेषज्ञों की राय आ पाती और ना जैसे हम वैज्ञानिक मूल्यों को केंद्र में रखकर और प्रकृति को केंद्र में रखकर विकास की अवधारणा प्रेषित करना चाहते हैं, ना कहीं वो हो पाती। ठीक है, ठीक है। मैं आज क्या हुआ जरा उसको भी जान लेते हैं। आदित्य जैन जी भी हमारे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आदित्य जी, आज क्या हुआ? क्योंकि आज इस मसले को लेकर के सबकी निगाहें थी, एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, राजनीति तो है ही इस मामले को लेकर के। आज क्या हुआ और आगे जो अगली तारीख दी है और 4 राज्यों का जो जिक्र किया गया है कि भाई आप भी अपनी जो बात है वो अपनी तरफ से रखिए ना, इस पर क्या क्या हुआ सर आज? जी आज सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मेसी के बेंच के सामने ये मामला लिस्टेड था और सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो करी वो 5 इश्यूज, 5 महत्वपूर्ण बिंदु को आइडेंटिफाई करा है और उन बिंदुओं के इर्द गिर्द अब जो सारी कंट्रोवर्सी है उसको डिसाइड करेंगे। जो 20 नवंबर का ऑर्डर था उसको तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया गया है। उसके अलावा 5 बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो सरकार को बोला गया है कि आप जो कमेटी बनाई गई थी MPSM मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, उनको बोला है कि स्पेसिफिक रीजन्स पहली बात तो आप आइडेंटिफाई करें कि जो आएंगे 100 मीटर में या नहीं आएंगे। सेकेंडली एक महत्वपूर्ण इश्यू फ्रेम किया है, न्याय बिंदु फ्रेम किया है कि ये 100 मीटर की जो डेफिनेशन जो पुरानी बेंच ने दी थी वो सही है या नहीं, तो कोर्ट इसको रिव्यू करेगी। सेकेंडली जो 500 मीटर की डिस्टेंस को बोला गया है कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ रेंज, 2 पहाड़ों के बीच की 500 मीटर की जो रेंज है उसको अरावली रेंज कहा जाएगा, वो डेफिनेशन सही है या नहीं है, तो उसको एक बार रीएग्जामिन करेगी कोर्ट। और ये सब करने के लिए कमेटी है? हाँ, एक कमेटी है। मैं बता दूं आपको, कमेटी जो बनी थी, कमेटी 9/5/2024 को बनी थी। अब जो कमेटी थी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कौन कौन लोग थे जो उस टाइम पे कोर्ट ने बनाई थी। उसमें सेक्रेटरी थे साहब थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड के, फॉरेस्ट सेक्रेटरीज थे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था, एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव था, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था और एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे। तो जो कमेटी थी इसमें आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स खाली 2 हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी के 4 लोग हैं। ठीक है। अधिकतम तौर पे ऐसे मामलों में एक्सपर्ट ओपिनियंस बहुत जरूरी होता है। तो कमेटी का जो फॉर्मेशन था, जिस वजह से ये जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई और ये जो 100 मीटर की डेफिनेशन दी कमेटी ने, तो ये क्या सही था या नहीं था, ये बिंदु को भी कोर्ट एनालाइज करेगी। उसके अलावा जो MPSM है, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, अब जो 20 नवंबर का जजमेंट है उसमें बोला है कि सस्टेनेबल माइनिंग और रेगुलेटेड माइनिंग कहाँ परमिसिबल होने चाहिए, वो हम ये डेफिनेशन एक्सेप्ट करते हैं और गवर्नमेंट इसको कमेटी इसको आइडेंटिफाई करे। अब सस्टेनेबल माइनिंग क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। सेकेंडली रेगुलेटेड माइनिंग क्या है। देखिए, माइनिंग मूलतः तौर पे हिल रीजन्स में
ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है बैन होती है, और स्पेशली अरावलीज है। अरावलीज एक ऐसी रेंजेस है जो ऑलरेडी काफी डिटेरियोरेशन हो चुका है, जब जो काफी एक बैरियर की तरीके से एक्ट करते हैं। तो जो कंफ्यूजन था पिछले ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में उसको एक बड़ा साइंटिफिक अप्रोच अपनाया है कि उसको एक एनालाइज करे और 5 इश्यूज जो फ्रेम करे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वो 5 इश्यूज को कोर्ट एग्जामिन करी है। कोर्ट ने बोला है कि एक साइंटिफिक अप्रोच होगा, एक साइंटिफिक कमेटी का गठन होगा, और उस चारों स्टेट्स को नोटिस जारी किए हैं, उनको अपना जवाब फाइल करने के लिए बोला है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरावली का भविष्य क्या होगा वो तय करने के लिए कमेटियां हैं भाई, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी, और उस रिपोर्ट के अंदर अगर वैज्ञानिक ही नहीं होंगे, उससे जुड़े हुए संबंधित अगर लोग नहीं जुड़े होंगे, तो अपने आप में बड़ा डाउट हो जाता है। मैं दीपक जी को वापस से इसमें जोड़ रहा हूं, मैं आदित्य जी वापस इसमें ये भी बोला है कि स्टेक होल्डर्स को सारा इंक्लूड किया जाए कमेटी के अंदर। कमेटी के गठन को एक तरीके से कोर्ट ने रिव्यू किया। ठीक है, दीपक जी को मैं वापस से जोड़ रहा हूं। दीपक जी, अब सवाल यह है कि अरावली का भविष्य जो है वो कमेटी के ऊपर आकर के निर्भर हो जाता है, तो अब कमेटी की जो सिफारिश है या कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो अब इसमें एक्सपर्ट्स तो गायब थे, तो अब नए सिरे से जब ये चीजें जब सामने आएंगी कि भाई जो ऊंचाई का दायरा आपने तय किया जिसमें एक्सपर्ट्स नहीं थे, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और लर्नेड एडवोकेट साहब आदित्य जैन साहब और मनु सिंह जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। मैं उनका पॉइंट वाइज जवाब देना उचित समझूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इस पे एक्सरसाइज ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई है। स्टेट ऑफ राजस्थान ने 2010 में ही एफिडेविट देके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिली, हमने डी नोवो हम ये कर रहे हैं। हम क्लीन हैंड से सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। उस समय एमाइकस जो थे लर्नेड सीनियर एडवोकेट साल्वी साहब, उन्होंने प्रपोज किया कि इसकी पूरी सैटेलाइट इमेजरी नॉट ओनली 100 मीटर्स, एंटायर अरावली की सैटेलाइट इमेजरी एफएसआई से करवा ली जाए। एफएसआई को कैंपा फंड से फंड दिया गया और एफएसआई ने इसकी कंप्लीट एनालिसिस करके इसको सीसी जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और एफएसआई खुद एक टेक्निकल बॉडी है और स्पेशलाइज है इस फील्ड में, उन दोनों ने इसको डिफाइन किया। और वो डेफिनेशन और उसकी जो रिपोर्ट थी और इसके बीच में जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, इन सबको इन कमेटी ने, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेल वर्स्ड है, सर्वे ऑफ इंडिया वेल वर्स्ड है, सीसी है, वो तो इसकी पेरेंट बॉडी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो खाली एक उसको प्रोजेक्शन करने के लिए, और एनवायरमेंटल एंगल, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल एंगल बहुत जुड़ा हुआ था, इसलिए खाली एमओई के कंसर्न को लिया। माइनिंग का कोई इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने वेल बैलेंस लिया। जहां तक कि मनु सिंह जी ने कहा था कि बजरी के अंदर एक वो बागिन की डेथ हो गई बजरी के इलीगल के कारण, तो पहली बात तो बजरी है, ये लो लैंड पे है, इसका अरावली से इशू नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9/5 चॉइस को ही क्लियर कर दिया था अपने जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें। दूसरा, मैं इनसे पुरानी याददाश्त दिलवाना चाहूंगा कि 91 में अलवर के अंदर जो सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट था उसके अंदर एक भी बात नहीं था, क्योंकि उस समय एमएल जैन कमेटी और जो तरुण भारत संघ और वर्सेस स्टेट के कारण जो 217 माइंस थी मार्बल की, वो सारी बंद हो गई। तो आसपास के लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने पोचिंग चालू कर दी। पोचिंग के कारण सरिस्का के अंदर 0 टाइगर हो गया था। तो उसके बाद में जब माइन चली है तो आज 38 है, वहां पे भाग जो है 38 है। तो ये साबित करता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर माइनिंग होगी, उसका एडवर्स इफेक्ट एनवायरमेंट या लेकिन उसका हमारी प्रकृति पर क्या असर हो रहा है दीपक सर, ये भी बहुत मायने रखता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ये भी देखना होगा कि इसका हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। भाई जीव जंतु वहां से भाग रहे हैं, हम टाइगर के कई बार ऐसे केसेस देखते हैं कि वो अपने सेफ जोन से बाहर शहरों की तरफ आ जाते हैं। भाई उनको तकलीफ क्या है ना, ये भी हमें देखना होगा। हाँ, उसके लिए हमने कॉरिडोर छोड़ा हुआ है। फॉरेस्ट जो एक्ट है, एफसी एक्ट 1980 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना हुआ है, उसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना हुआ है, फिर माइनिंग रूल्स के अंदर एनवायरमेंट क्लियरेंस की बाध्यता कर दी है। एक जरा काउंटर इस पर लेना चाह रहा हूं मैं, मनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समय थोड़ा सा कम है, मनु जी जरा जल्दी से जवाब। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से दीपक जी के आदर के भाव के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो सरिस्का में टाइगर की पॉपुलेशन बड़ी है वो इसलिए नहीं लाई गई थी रणथंभौर से, और
अगर रणथंभौर से ना आता और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट ना होती तो टाइगर की पॉपुलेशन कभी नहीं बढ़ती। ठीक है, और ये इसका अलार्मिंग इन सिचुएशन बातों है, से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत समय थोड़ा सा alarming कम है, मैं माफी situation के है। साथ रुक रहा हूं, लेकिन ये मैं अलार्मिंग बात- सिचुएशन है। अगर अभी नहीं समझे तो शायद और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हमें बहुत बैलेंस होकर के, बहुत ध्यान से इन सभी चीजों को देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास पैनल का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, लोगों के सेंटिमेंट इससे जुड़े हुए हैं, और सवाल ये कि अगर अरावली नहीं होंगी तो क्या हमारा जीवन रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसलिए अरावली को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चली। हालांकि राजनीति इस पर हो रही है, वो अलग विषय है, लेकिन इस पर सभी को मिल करके विचार करने की जरूरत है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।